स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि हम अभी प्रीवियस वीडियो में एक प्लेलिस्ट बना के चल रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था चैप्टर 1, जिसमें हमने बेसिक्स को समझा था कि रिएक्शन होते क्या हैं, ठीक है, इन्हें लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो आज हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम हैं चैप्टर 2 पे। यह चैप्टर 2 पार्ट में होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए बोरिंग ना लगे, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में कर दिया। तो आज हम जानेंगे एसिड, बेस क्या होता है और इनसे मिल के बनता है हमारा सॉल्ट। हम जैसे डे टू डे लाइफ में हैं, हम NaCl यूज करते हैं जिसे हम सॉल्ट कहते हैं, कॉमनली इसे सॉल्ट कहते हैं। बट केमिस्ट्री में सॉल्ट का मतलब एक अलग पैरामीटर होता है। एक सॉल्ट एक अलग पैरामीटर होता है, जैसे कि एसिड का किसी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था आपको कि ये कोई सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। ये जो किसी भी चीज पे एरो का सिंबल हो गया, इसका मतलब होता है गैस। नहीं लिखना चाहते, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको, ये इसका मतलब होता है हीट। ये रिप्रेजेंट करता है गैस को। तो आज हम जानेंगे एसिड और बेस होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे टेस्ट जैसे हम कोई भी चीज अपने मुंह में लेते हैं या फिर जीभ पे रखते हैं तो उसका एक टेस्ट आता है। सोर मतलब खट्टा और बाइटर मतलब, अगर देखिए सोर और बाइटर, अब इन दो टेस्टों को आपको समझाना है। ये किसी को तो कैसे समझाएंगे। सोर का मतलब होता है थोड़ा खट्टापन और इसका मतलब होता है कड़वापन, ठीक है। अब ये जो टेस्ट है, किसी भी चीज पे टेस्ट है, किसी भी चीज का जो टेस्ट है वो डिपेंड करता है कि इसमें एसिड है या फिर इसमें बेस है। यही चीज यहां बताने की, सोर एंड बाइटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड और बेस, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब जैसे लेमन है, इसमें एग्जांपल है, जैसे लेमन है, विनेगर है, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन है। तो ये सब के बारे में अलग अलग टेस्ट है, इसके बारे में बताया जाएगा। अब ये जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है कि एसिड और बेस, जो एसिड और बेस होता है, ये एक दूसरे को नलिफाई कर देते हैं, मतलब एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका डिस्क्रिप्शन आगे आपको मिलेगा, ये यहां पे दे दिया है, ठीक है। अब हम एसिड बेस को समझने की कोशिश करते हैं कि एसिड बेस होता क्या है। चलिए, एसिड, अब अगर हम टेस्ट में बात करें, तो यहां पे लिखा हुआ है एसिड का टेस्ट होता है सोर, ठीक है। और जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर होता है। लिटमस क्या होता है?
नेचुरल इंडिकेटर होता है, नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर होता है। अब ए इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर जैसे हमारा टू व्हीलर होता है, उसमें भी इंडिकेटर लगे होते हैं, लेफ्ट जाना हो या राइट जाना हो तो हम इंडिकेटर देते हैं। तो उसी तरीके से इंडिकेटर इंडिकेट करता है कि एसिड है या बेस। हम धीरे धीरे चीजों को आएंगे, आप समझते रहिए। जो नेचुरल इंडिकेटर है इसका काम है इंडिकेट, वर्ड को पकड़िए, इंडिकेट। क्या इंडिकेट करना है भाई? कि एसिड है या बेस। अब आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है? तो देखिए, आप इस चीज को इंपॉर्टेंट हाईलाइट यहाँ पे आप देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसिड आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। अगर लिटमस क्या है? इंडिकेटर। अगर ब्लू लिटमस है उसको क्या कर देगा ये? रेड। अगर एसिड हुआ तो ये वाइस वर्सा काम करता है। अगर रेड लिटमस है, अगर इसमें हम बेस डाल दें तो इसको क्या कर देगा? ब्लू। ठीक है, अब देखिए चेंजेस। लिटमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस क्या है? नेचर में मिलता है। टर्मरिक इज अनदर इंडिकेटर। अब जैसे टर्मरिक है, टर्मरिक मतलब हल्दी, टर्मरिक मतलब हल्दी। हल्दी खाने में इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा कि आप जो शर्ट पहनते हैं, जो शर्ट आप पहनते हैं, इसमें खाते वक्त अगर दाग गिर जाता है, ठीक है, तो इसका कलर देखते होंगे, कभी ये रेड हो जाता है, कभी पिंक हो जाता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये जो आपने क्या खाया है वो एसिड है तो वीक है, क्या है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि खाने में होता है टर्मरिक पाउडर तो डलता ही डलता है, मतलब खाने में हल्दी क्या है? एक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में भी क्या आ गया? हल्दी। अब आप देखिए, इस चीज को आगे इस बॉक्स में भी समझाने की कोशिश कीजिए। लिटमस जो है एक पेड़, लाइचन नामक एक पेड़ है, प्लांट है, जिससे ये इंडिकेटर हमें मिलता है। ठीक है, अब ये इंडिकेटर क्या कहता है? व्हेन लिटमस, देखिए, व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और बेसिक, इट्स कलर इज पर्पल। अब ये कह रहा है कि पर्पल कलर अगर कोई न्यूट्रल है, न्यूट्रल मैंने अभी बताया था, चीजें या एसिड होंगी या बेस होंगी। अब इनके जो बीच का होगा वो होगा न्यूट्रल, जो कि ना ही एसिड होगा ना ही बेस होगा। अब भैया न्यूट्रल क्या होगा? फिर न्यूट्रल होगा वाटर एक न्यूट्रल है, इसकी pH वैल्यू 7 होती है। ये है थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि pH क्या है, आगे आप देखिएगा pH के बारे में बताया जाएगा आपको। ठीक है, तो अभी क्या है आपको याद करने वाली बातें? इंडिकेटर जो इंडिकेट करता है किसको? एसिड या बेस को। अगर ब्लू लिटमस है, लिटमस क्या है? नेचुरल इंडिकेटर। इस पे गया हमारा एसिड, क्या कर देगा इसको? रेड। वाइस वर्सा होता है, बताया था अभी आपको। अगर रेड है, इस पे डाल दिया बेस तो क्या कर देगा? ब्लू, क्योंकि ये है वाइस वर्सा। अब हम आगे का कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब क्या है कि अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। यहाँ पे कुछ एसिड्स के नाम दिए हुए हैं।
याद देखिए यहाँ पे जो एसिड है ये या होगा डाइल्यूट या होगा कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड एसिड स्ट्रांग होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो पानी होता है ये होता है कम, और जो डाइल्यूट होता है, कोई भी चीज को डाइल्यूट करना, वर्ड को पकड़िए, वीक। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर ज्यादा होता है। ठीक है, याद है ना? दूध से कर्ड बना। कर्ड में अगर हमने पानी ज्यादा मिला दिया तो इसका क्या होगा? डाइल्यूट फॉर्म। अगर पानी नहीं मिलाया, कंसंट्रेटेड फॉर्म, तो क्या रहा वो? कर्ड। तो इसमें देखने लायक चीजें हैं कि ये है HCl, ये है H2SO4। नाम याद करने की कोशिश, केमिकल फॉर्मूला हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड आपको ये याद करना पड़ेगा H2SO4। लिखने का तरीका, पहला बड़ा, SO4 एक कंपाउंड है इसलिए वो भी बड़ा, ये आपको पिछले वीडियो में बताया था मैंने। ठीक है, आप देखिए एसिटिक एसिड बहुत पॉपुलर एसिड है, सबसे वीक एसिड होता है CH3COOH। ये इसका केमिकल फॉर्मूला, ये सब आपको याद रखने होंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम Na हाइड्रोक्साइड OH को हाइड्रोक्साइड कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड याद है, CaOH2, पिछले चैप्टर 1 में बहुत इस्तेमाल हुआ था इसका। चैप्टर 1 में यही एक किंग बन के निकल के आया था, CaOH2। कैसे बना था? CaO प्लस H2O को मिला के CaOH2 बना था ये। इसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस एक्टिविटी में क्या है कि आपको ये डिफरेंस कराने को कह रहा है कि आप पहचानो क्या एसिड होता है, क्या बेस। आप देखिए जो हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, दीज इंडिकेटर्स। अब जो एसिड बेस हैं इसको हम फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन, ठीक है, फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, ये दोनों क्या हैं? इंडिकेटर। इंडिकेटर कैसे? लिटमस इंडिकेटर था ये, उसी की तरह फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज जो यहाँ पे मेंशन है इस एक्टिविटी में, ये क्या है? इंडिकेटर। इंडिकेट क्या करेंगे? एसिड या बेस। कैसे? अब ये फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज ही क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंडिकेटर हैं, इन्हें इंसानों ने बनाया है। क्योंकि जो नेचुरल इंडिकेटर हैं इनकी अपनी लिमिटेशन है, एक लिमिट में ही काम करेंगे। ये इनका क्या होगा? आर्टिफिशियल है, तो ये वाइड रेंज पे ये काम करेंगे। ये है एक्टिविटी 1। अब एक्टिविटी टू में भी कुछ ज़्यादा नहीं है। एक्टिविटी 2 जो हमारा है, डिफ्रेंशिएट करने को कह रहा है हमारा HCl और NaOH। याद रखना HCl एक एसिड है, NaOH क्या है? बेस। अभी क्या है कि बुक आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बना रही है, यहाँ तक एक अंडरस्टैंडिंग बना रही है कि आप एसिड और बेस को समझ सको। अब देखिए एक नई टर्मोलॉजी इंट्रोड्यूस होने वाली है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब देखिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होता है। अभी तक
हमने पढ़ा लिटमस, लिटमस, फिर आया फिनोप्थलीन, फिर आया मिथाइल ऑरेंज। ये मैंने कहा कि ये आर्टिफिशियल हैं, ये हमारा नेचुरल है। अब क्या एक इंडिकेटर और आ गया, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ये आ गया ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ये क्या करेगा, एसिड में और बेस में डिफ्रेंशिएट करेगा। किसके बेस के ऊपर, टेस्ट के ऊपर या फिर ओडर। मतलब जो ऑल फैक्ट्री है ये अलग अलग ओडर देगा एसिड और बेस के हिसाब से, ये आपके अलग अलग ओडर देगा। अब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के एग्जांपल क्या क्या हैं देख लीजिए आप यहाँ पे, वनीला, ओनियन और क्लोव। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का। तो अभी हम बात चल रही है हमारी इंडिकेटर्स पे, लिटमस, फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, ऑल फैक्ट्री। ये इंडिकेटर एक कैटेगरी का, एक अलग। तो कैटेगरी वाइज देखें तो 1, 2, 3 इंडिकेटरों की यहाँ पे बात हो चुकी है। अब देखिए अगला टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है, एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। अब देखिए मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी और अभी भी स्टार्टिंग में एक चीज मैंने बताई है कि एसिड प्लस मेटल क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसमें क्या है कि पूरा एक्टिविटी में क्या है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इसमें एक सेटअप है, जिंक ग्रैनुअल्स हैं, HCl एसिड है। अब ये क्या है, जिंक, जिंक एक मेटल है, HCl एसिड हो गया, मतलब मेटल प्लस एसिड क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और ये इस पाइप के थ्रू जो गैस है, यहाँ पे रबर कॉर्क लगा दिया इस एक्टिविटी में, ये जो यहाँ से ऐसे गैस निकलेगी, ये गया। और ये क्या है, सोप सॉल्यूशन। ये क्या है, एक सोप सॉल्यूशन, ये है सोप सॉल्यूशन। अब यहां से क्या होंगे, बबल्स, बबल्स निकलेंगे। यहां पे लगाया गया है कैंडल, यहां पे आएगा स्पार्किंग, क्योंकि और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, कि इस रिएक्शन में हमें हाइड्रोजन गैस मिली है। तो ये टोटल जो एक्टिविटी का जो सेटअप है, ये इसलिए किया गया है कि ये समझा सके प्रैक्टिकली कि एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये एक बेसिक फंडामेंटल है इस चैप्टर का। अब देखिए एनसीईआरटी इस चीज को ही लिख रहा है, मेटल इज इन द एबव रिएक्शन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एटम, फॉर्म द एसिड हैज अ हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट। तो यही कह रहा है कि जो मेटल है उसने एसिड में से हाइड्रोजन डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस, आपको याद है प्रीवियस चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताया गया था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल भी हो सकता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
सेम रिएक्शन हुई है यहाँ पे। तो इसी की वजह से ये देखिए क्या बताया गया है कि एसिड प्लस ये क्या बन गया, सॉल्ट। अब देखिए अब ये तो हो गया कि एसिड प्लस मेटल सॉल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। अगर क्या हो जब बेस के साथ मेटल मिलाया गया क्या बनेगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आएगी कि नहीं आएगी। तो यही इस एक्टिविटी में बताया गया है कि जिंक मेटल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है के साथ किया गया तो क्या मिलेगा। तो देखिए NaOH प्लस जिंक, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है या सोडियम, सोडियम। तो सोडियम रिएक्ट करेगा और एक सॉल्ट बनाएगा सोडियम जिंकेट, और यहाँ पे क्या मिल गई आपको, हाइड्रोजन गैस। तो you can find hydrogen is formed in the reaction. However, such reaction are not possible with all metals. देखिए इस रिएक्शन में ये बता तो दिया गया कि बेस प्लस मेटल सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस मिला, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन ऑल केसेस। ये ऑल केसेस में पॉसिबल ही नहीं है, ये हर केस में पॉसिबल है। ठीक है। अब जो अगली एक्टिविटी है हमारी वो कहती है मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड कैसा रिएक्ट करेगा। अभी हमारी बेसिक एसिड के साथ ही बात चल रही है। अब देखिए सोडियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। अभी हमने एसिड का मेटल के साथ किया था। अब मेटल के अलग अलग फॉर्म होते हैं, कार्बोनेट फॉर्म में है कि बाइकार्बोनेट है जिसे हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, और टेस्ट ट्यूब बी में इसमें रखा गया है NaHCO3। इसको HCl के डाइल्यूट फॉर्म के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा। अब देखिए Na2CO3 ये रहा, HCl हमारा ये रहा, रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला, Na यहां से निकला, H को रिप्लेस किया NaCl, सॉल्ट, वाटर प्लस CO2 गैस। हमारा इस एक्टिविटी में मेन फोकस CO2 गैस पे रहेगा। NaCO3 मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसे आप देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इसे सोडियम कार्बोनेट के साथ हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ठीक है। तो इस रिएक्शन के साथ भी वही हुआ, NaCl सेम रहा, पानी मिल गया हमें और CO2 मिल गया। ऑन पासिंग अभी जो CaO2 है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस की फॉर्म में है, इसको CaOH2 स्लेक्ड लाइम के साथ अगर मिक्स करें, जिसे लाइम वाटर लिखा है यहाँ पे, तो हमें CaCO3, ये क्या है, पीपीटी बोला था पिछले चैप्टर में कि इनसोल्यूबल जो भी चीज टेस्ट ट्यूब के अंदर बच जाती है, जो इनसोल्यूबल फॉर्म में होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, और लिखते कैसे हैं, पीपीटी। ठीक है। तो जो ये CaOH2 है, CO2 के साथ मिक्स करेगा, CaCO3 प्लस H2O बना रहा है। और यहाँ पे हम मिल गया हमें पीपीटी।
ठीक है। तो इस जो ओवरऑल में बताया गया है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब भी रिएक्शन हो तो CO2 गैस इवॉल्व होता ही होता है। अब देखिए CaCO3H2O, Ca अगर हम एक्सेस अमाउंट में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड CaRBON कार्बन डाइऑक्साइड डालें तो क्या होगा, ये रिएक्शन होगा। अब देखिए हमारा जो CaCO3 होता है, हमारे घर में जो मार्बल होता है, जो चौक हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लाइमस्टोन जो पत्थर ऐसे देखते हो ना, पत्थर लगे होते हैं डेकोरेटिव पर्पज के लिए, थोड़ा सा ये रफ होता है, ये सब किससे मिलके बनाता है, CaCO3 के ही कंपाउंड होते हैं। हाईलाइट है, MCQ में पूछ सकता है। All metal carbonate and hydrocarbonate react with acid to give the corresponding salt, carbon dioxide and water। इसी को वर्ड में लिखा गया है मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट CO2 प्लस वाटर। तो हमारा 3 बेसिक मिल गया। अगर मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, अगर वही मेटल का कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का फॉर्म हो तो क्या देगा, हमें CO2 गैस देगा और हमारी इसके साथ पानी देगा। ठीक है। अब ये इस पैराग्राफ में दिया गया हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। अगर मैं एसिड और बेस को मिला दूं तो ये क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा कोई सा भी, और हमें क्या मिल जाएगा, पानी। तो इस रिएक्शन जो है हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें एसिड बेस को, बेस एसिड को, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। मतलब एसिड ने खत्म किया बेस को, बेस ने खत्म किया एसिड को। अब देखिए द इफेक्ट ऑफ बेस इज नलिफाइड वाइस वर्सा। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों, क्योंकि एक दूसरे को ये न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। रिएक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। अब देखिए हमने एसिड का जो रिएक्शन है मेटल के साथ देखा, मेटल के कार्बोनेट फॉर्म और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म के साथ देखा। अब हम मेटल के ऑक्साइड्स के साथ देखते हैं कि क्या बिहेवियर शो करता है। यू विल नोटिस कि मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड सॉल्ट और वाटर, मतलब ये मेटल की तरह ही बिहेव कर रहा है कि मेटल प्लस एसिड सॉल्ट प्लस वाटर। अब रिएक्शन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, क्योंकि आपको पता है मेटल और नॉन मेटल के बारे में। तो जो नॉन मेटल से ऑक्साइड बनेंगे उसे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बोलेंगे। द रिएक्शन बिटवीन बेस
or an acid, we can conclude that the non-metallic oxides. अब देखिए एक इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा मेटेलिक ऑक्साइड्स होगा, देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है मेटेलिक ऑक्साइड, जो हमारा मेटल का ऑक्साइड होगा, मेटेलिक ऑक्साइड, वो होगा बेसिक नेचर का। उसका जो नेचर होगा बेसिक, बेसिक मतलब बेस, वह बेस होगा। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, इसका जो नेचर होगा वो होगा एसिडिक। चीज़ों को तो शॉर्टकट में लिखना सीखिए नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। उसकी मैं प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ आप लोगों को। जैसे मेटल हो गया ऑक्साइड MO, आपको तुरंत आ जाएगा बेसिक, ठीक है। NMO नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक, ठीक है। और यहाँ पर डाल लीजिए बेस, ठीक, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एसिड और बेस, एसिड और बेस, इसमें क्या कॉमन है उस चीज को अब हम जानते हैं। देखिए तो एसिड में क्या है कि अगर मेटल के साथ एसिड मिला तो हमें मिलेगा हाइड्रोजन गैस। ये सभी एसिडों में कॉमन है। स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो ज़्यादा अमाउंट मिलेगा, वीक एसिड हो तो कम मिलेगा, ठीक है। तो ये एक कॉमन चीज़ है सभी एसिड। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट यही इक्वेशन बनता है अभी तक का कि एसिड का मेटल के साथ और उसके अलग अलग, जैसे कार्बोनेट फॉर्म हो या हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म हो या मेटेलिक ऑक्साइड हो या नॉन मेटेलिक हो, इन सब के साथ इसका बिहेवियर कैसा है। अब देखिए ये एक्टिविटी है 2.6 एक्टिविटी। इसमें क्या कह रहा है कि एक कॉक लिया है, कॉक में ये नेल्स लगाए हैं, ये वायर कनेक्ट किया है, ये टर्मिनल है, ये बल्ब है, ये है स्विच। इसमें क्या है कि अलग अलग चीज़ें डाली हैं, ग्लूकोज डाला है, अल्कोहल डाला है, हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड। अब बता रहा है कि किस केस में बल्ब ग्लो करेगा। अब देखिए द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन केस ऑफ एसिड। अब एसिड के केस में बल्ब क्यों ग्लो करेगा? क्योंकि देखिए एसिड का देखिए HCl, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, हमें पॉजिटिव चार्ज में मिल गया और नेगेटिव चार्ज में मिल गया। अब करंट को कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज चाहिए और बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब दोनों चार्ज यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो हमारा क्या है कि सर्किट पूरा हो जाएगा और करंट ग्लो करेगा, बल्ब हमारा ग्लो करेगा। तो देखिए अब एसिड क्या है कि इस फॉर्म में पॉजिटिव नेगेटिव में स्प्लिट हो गया HCl। अब देखिए जो ग्लूकोज है और अल्कोहल सॉल्यूशन, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6 बताया था पिछले चैप्टर में, CHO, C6H12O6। ये ग्लूकोज है, ये आयंस में ब्रेक नहीं हो रहा। सिमिलरली अल्कोहल है, ये भी आयंस में ब्रेक नहीं हो रहा, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट
through the solution. The electric current is carried out through the solution by ions. अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हमें मिल ही नहीं रहे तो करंट कैसे फ्लो करेगा? करंट तो फ्लो ही नहीं करेगा। यहाँ पे करंट इसलिए फ्लो किया HCl के केस में क्योंकि ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में दो आयन में स्प्लिट हो गया, जो कि अल्कोहल और ग्लूकोज हमारा स्प्लिट नहीं हो रहा। अब एसिड अब देखिए इस चीज को यहां से समझिए कि HCl तो स्प्लिट हो गया, H पॉजिटिव कटायन में और Cl नेगेटिव अनायन में। जैसे ही अब देखिए NO3 नेगेटिव HNO3 इसको करेंगे HNO3 नेगेटिव, ये भी स्प्लिट हो गया। अब देखिए H2SO4 यहाँ से एक अनायन निकल गया SO4 2 नेगेटिव अनायन कटायन, ठीक है। ऐसे ही है CH3COOH, यहाँ से हमारा निकलेगा CH3COO नेगेटिव। तो ये जितने भी देख रहे हैं कि चाहे वो HCl हो, HNO3 हो, H2SO4 हो, CH3COOH, मतलब जितने भी एसिड हैं ये कटायन और अनायन में ब्रेक हो रहे हैं। मतलब एसिड जो हैं हमारे वो कटायन और एनायन में हमारे ब्रेक हो रहे हैं, जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है। और जबकि ये जो हमारा ग्लूकोज है और अल्कोहल ये ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है। अब एसिड 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 ही क्यों है, वो बेस क्यों नहीं? देखिए किसी भी एसिड में H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन, ये उसके एसिड होने का प्रूफ है। एसिड एसिड इसलिए है क्योंकि इसमें H पॉजिटिव आयन है। बेस बेस इसलिए क्योंकि उसमें OH नेगेटिव आयन है। यही आयन एसिड को एसिड बनाते हैं और बेस को बेस। इस एक्टिविटी में भी यही बताया गया है कि अगर हम HCl को पानी में डाला गया है और इसका नोट किया गया है कि क्या करता है, तो दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि उससे H पॉजिटिव आयन निकल जा रहा है फ्रॉम मॉलिक्यूल, ठीक है। और जब इसमें पानी डाला जाता है तो हाइड्रोजन जो आयन होता है थोड़ा अनस्टेबल होता है, रिएक्टिव ज़्यादा होता है, इसलिए कभी अकेला नहीं मिलता। ये किसी ना किसी चीज़ के साथ रिएक्ट कर लेता है। तो इस रिएक्शन में जो H पॉजिटिव है वाटर के साथ मिलके इसने एक अलग ही कंपाउंड बना दिया। देखिए अगर वैसे ही अगर हम बेस को डिजॉल्व करें वाटर में तो हमें क्या देगा? OH नेगेटिव। एसिड एसिड इसलिए है क्योंकि उसके पास H पॉजिटिव है। बेस बेस इसलिए है क्योंकि उसके पास OH नेगेटिव आयन है, ठीक है। आई होप चीजों को आप ग्रैब कर रहे होंगे। अब देखिए
एक बेस में ही कैटेगरी होती है, बेस में ही एक आता है अल्कलीज। अल्कलीज, अल्कलीज क्या है? जो बेस सॉल्यूबल है कि किस में? वाटर में, उसको क्या कहेंगे हम? अल्कलीज। अल्कलीज एमसीक्यू में पूछ सकता है, व्हाट इज अल्कलीज। ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं। बेस हमें पता है क्या है, अब अल्कलीज क्या है, ये टर्मोलॉजी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है केमिस्ट्री में, आपको ये ध्यान देना है। कंफ्यूजन वही है कि जो डिजॉल्व हो जाए, बेस जो सॉल्यूबल हो जाए वाटर में, उसको अल्कलीज कहते हैं। अब देखिए इसमें बहुत अच्छे डिस्क्रिप्शन है, इसे आप पढ़िए। ऑल बेसेस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, सारे बेसेस डिजॉल्व नहीं होते वाटर में। इसका मतलब क्या है कि सारे बेस, अगर मैथ्स की लैंग्वेज में कहूं, सारे बेस अल्कलीज हैं? नहीं है। ठीक, एन अल्कलीज बेस डिजॉल्व इन वाटर। अल्कलीज क्या है? वो पानी में मिल जाते हैं। दे आर सोपी टू टच, बाइटर एंड क्रोचिव। अब जो अल्कलीज हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई हैं कि सोपी मिला बनके बना है सॉप से, मतलब स्पॉन्जी, चिकनापन। बाइटर, आपको पता है बेस बाइटर होता है, इसको ऐसे याद रख लो, बेस बाइटर, बी। एसिड सोर, कोई कंफ्यूजन नहीं, बी, दैट्स गुड। देखिए अब वही चीज, ऑल एसिड जनरेट्स एट H पॉजिटिव एंड बेस जनरेट OH नेगेटिव, बता चुका हूं। एसिड इसलिए है क्योंकि वो H पॉजिटिव रिलीज करता है, और बेस इसलिए है क्योंकि वो OH नेगेटिव जनरेट करता है। तो वही एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर। इस रिएक्शन को आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी क्या है? एक बेसिक आपका लैब मैनुअल है, लैब मैनुअल। अब देखो, आपको पता है डाइल्यूट में क्या मिला हुआ है? पानी। कंसंट्रेटेड, ये इसका सिंबल होता है CONC। इसमें जो पानी होता है तो पानी कम होता है। इसी को कह रहा है द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एसिड बेस आर हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक प्रीवियस चैप्टर, हीट निकलेगा। ठीक है। देखिए अब कोई इस एक्टिविटी में क्या कह रहा है, कोई भी बीकर है आपका, इसमें आप एसिड डाल रहे हो अपने हाथों से, ठीक है, एसिड डाल रहे हो तो किनारे किनारे से डालो, ऐसे किनारे किनारे से, और इसको हिलाते रहो। इससे क्या होगा कि देखो, डायरेक्ट कंटेनर में एसिड गया, बूम, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो ग्लास है वो ब्रेक हो सकता है, ग्लास है वो ब्रेक हो सकता है। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली और स्ट्रिंग कंटेनर, ठीक है। अब मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट डिक्रीजिंग इन द कंसंट्रेशन ऑफ। अब देखिए, अगर हम इस लाइन का मतलब एसिड में अगर हम पानी डाल रहे हैं,
एसिड एसिड क्यों होता है? तो H पॉजिटिव आयन। तो ये H पॉजिटिव आयन क्या होगा? कमेगा। इसका मतलब क्या है? एसिड क्या हो जाएगा? वीक। क्या हो जाएगा? वीक। एसिड में पानी डाल रहे हैं तो H पॉजिटिव आयन कम हुआ और एसिड क्या हो गया? वीक। सिमिलरली बेस में पानी डाल रहा है तो बेस बेस क्यों होता है? OH नेगेटिव की वजह से ये कम हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा? वीक। इसी को डाइल्यूशन कहते हैं। इसी को डाइल्यूशन कहते हैं कि H पॉजिटिव और OH की कंसंट्रेशन को घटाना। अब देखिए, हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस। जो चीज अभी बताई है वो इस लाइन में लिखी हुई है। डाइल्यूशन एंड डिक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन। अब देखिए, हमें एसिड और बेस को पहचानना है। एसिड और बेस को हमें पहचानना है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार हम इसके जीभ पे लेके चाटें कि ये सोर है कि बाइटर है। भाई इंजूरियस टू हेल्थ, हेल्थ फैक्टर के हिसाब से गलत है। अगर हम इंडिकेटर यूज करते हैं नेचुरल, फिनोल्फ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, तो इन सब की भी एक लिमिटेशन है। वाइड रेंज पे काम नहीं करेंगे और रिजल्ट प्रॉपर नहीं देंगे। वाइड स्केल पे काम नहीं करेंगे और रिजल्ट प्रॉपर नहीं देंगे। तो हमें क्या बनाना पड़ गया? हमें एक बनाना पड़ गया पीएच स्केल। एक स्केल जिसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, 7 पे बीच में रहेगी और 14 पे खत्म हो जाएगी। ये एक यूनिवर्सल स्केल है। अब इसमें देखिए स्केल का मतलब क्या होता है। अगर हम इसके इस साइड को जाएंगे, लेफ्ट साइड में, तो एसिड इंक्रीज होगा। अगर हम 7 से इस साइड को जाएंगे बिग डिजिट पे, तो बेस इंक्रीज होगा। बेस इंक्रीज होगा। 7 पे रहेंगे तो न्यूट्रल, आपको पता था ना न्यूट्रल, एसिड, बेस और न्यूट्रल। ठीक है। तो देखिए ये यहां पे 14 है, ये यहां पे 0 है, ये यहां पे न्यूट्रल है। ठीक है। जो इसके जितना करीब रहेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा और जो जितना यहां पे रहा वो स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा। ठीक है। अब जो पीएच है, अगर हम देखिए पीएच लिखने का तरीका, पी छोटा एच बड़ा -log10H पॉजिटिव। ये आपको 11th स्टैंडर्ड में मिलेगा इस टाइप का फॉर्मेट कि पीएच क्या है, लॉग वैल्यू होती है। लॉग भी आपको 11th में मिलेगा, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है केमिस्ट्री में। तो याद रखना पी छोटा होगा, एच बड़ा होगा। एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना, कई बार इसमें घुमा सकता है। ठीक है। तो पीएच क्या है कि यूनिवर्सल स्केल है। ठीक है, सम अप करें, यूनिवर्सल स्केल है भाई। 0 से 14 की वैल्यू है, 7 पे न्यूट्रल है, इस साइड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, इस साइड स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जो भी 14 के करीब होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जो 0 के ज्यादा पास होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, सॉरी, जो 14 के पास रहेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है।
अब देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डिपेंड्स ऑन H पॉजिटिव आयन, यही चीज बार बार बताई गई है। और स्ट्रेंथ ऑफ बेस डिपेंड ऑन OH आयन। अब देखिए, लिटमस पेपर पे अगर हम देखिए, एसिड रेड रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है एसिड को, ब्लू रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को। तो जो पीएच स्केल पे है, लिटमस में आपने डाला, लिटमस पेपर आपको लैब में, अभी तो सर लॉकडाउन है, स्कूल खुल चुके हैं, दिल्ली गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो स्कूल अगर आप गए हैं तो टीचर से कहिएगा कि हमें लिटमस पेपर देखना है। लिटमस पेपर को आप एसिड में डालेंगे तो ये कलर दे देगा, ठीक है। ये अगर रेड कलर आ गया, अब यहाँ पे मैच कराओ, रेड का कौन सा इस रीजन में आया, अच्छा, तो जीरो से जितना दूर रहेगा वो उतना वीक रहेगा, और जो जीरो के पास रहेगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, ठीक है। जो ये कैटेगरी है ना, ये वाली, ये यहाँ पे HCl और H2SO4 ही रूल करते हैं। अब देखिए पानी, अगर पानी का थोड़ा सा प्योर वाटर है आपका, तो इस रीजन में हल्का ग्रेनिश टाइप में फॉल करेगा पानी, और जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो इस रीजन में। अब देखिए इसका लेमन, लेमन का पीएच है 2.2। इन थोड़ा सा इन डाटा को देख लेना। गैस्ट्रिक जूस 1.2, प्योर वाटर और ब्लड, ब्लड भी हमारा न्यूट्रल है 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बहुत इंपॉर्टेंट, एसिडिटी को क्योर करता है 10, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14। मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। तो आज के लेक्चर वीडियो के लिए इतना ही। हमने देखिए लॉन्ग वीडियो करके फ़ायदा नहीं है, ठीक है, बोरिंग हो जाता है। ये था पार्ट 1, इसका पार्ट 2 भी आएगा। आप पार्ट 1 देखिए, रिवीजन कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, नहीं समझ में आता वीडियो को आगे बैक फॉरवर्ड करके देखिए, ठीक है। और लंबा लेक्चर वीडियो बना के फ़ायदा नहीं, इससे हमने इसे पार्ट बाय पार्ट में ब्रेक किया है। आपको यहाँ तक, नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।